सो हैप्पी छोटी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। अब फाइनली क्लास स्टार्ट कर लें। तो हम लोग आज कर रहे हैं नेशनल इनकम। मैं तुम्हें एक बार आज सारा नेशनल इनकम के जहाँ जहाँ दिक्कतें आती हैं वो सारा करवा देती हूँ, सो दैट ये चैप्टर फाइनली हो जाए। ठीक है, उसके बाद तुम ये ना कहो कि अभी भी नेशनल इनकम में दिक्कत आ रही है। सबसे पहले मैं सीधा इसका न्यूमेरिकल पार्ट उठाती हूँ, जो इसके मेथड्स हैं, क्योंकि वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तुम्हारा नेशनल इनकम 10 नंबर का है, उस 10 नंबर में एक क्वेश्चन आता है 6 नंबर का। वो 6 नंबर का क्वेश्चन ऐसे आता है कि 4 नंबर, 4+2, 3+3 ऑप्शन भी आती है उसमें। बट उसमें जब ऑप्शन आते हैं तो वो कुछ इस तरह से आता है कि थ्योरी और प्रैक्टिकल मिक्स होता है। तो मान के चलो इन ऑल 1 मार्कर्स वगैरह सब मिला के 6 नंबर का प्रैक्टिकल, 4 नंबर की थ्योरी। उस 4 नंबर की थ्योरी में जनरली 2 नंबर या 3 नंबर का क्वेश्चन वो होता है कि व्हाट शुड बी इंक्लूडेड, व्हाट शुड नॉट बी इंक्लूडेड। और देखा जाए तो ओवरऑल 1-2 नंबर की ही थ्योरी है। ठीक है, तो हमारे लिए 2 ही चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तीनों मेथड्स। अब यहाँ पे क्या है, थ्योरी जो नेशनल इनकम की है ना, वो तुम्हारे प्रैक्टिकल से ही रिलेटेड है। अगर तुम्हें प्रैक्टिकल्स ठीक से आ गए तो तुम थ्योरी भी अच्छे से कर पाओगे, और थ्योरी अच्छे से कर ली है तो प्रैक्टिकल्स भी ठीक हो जाएंगे। तो बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। समझ में आ रहा है? दूसरा, हम लोग जब भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं तो हम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस करना शुरू कर देते हैं और हमें वो क्वेश्चंस अच्छे से आ जाते हैं। बट बात ये है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस जनरली नहीं आते, बीच के कोई फिगर मिसिंग है वो वाले आते हैं। तो उसके लिए जब तक आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग नहीं होंगे तब तक आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम। कितने मेथड्स होते हैं ये तो अब तक पता ही चल गया ना। कौन से 3 मेथड्स हैं? कौन सा सबसे पहले करें? सबसे पहले कौन सा करें? वैल्यू एडेड, जो सबसे आसान है। देखो, वैल्यू एडिशन का मतलब क्या होता है? वैल्यू एडिशन का मतलब है कोई भी जो रॉ मटेरियल है जब वो फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है तो मतलब हम उसकी वैल्यू ऐड कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि लकड़ी है, लकड़ी में आपने वैल्यू एडिशन किया और उससे आपने सोफा बना दिया, तो उसका वैल्यू एडिशन हो गया। तो हम क्या कहते हैं कि वैल्यू एडिट का क्या मतलब हुआ कि हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन को इंक्लूड नहीं करते। इंटरमीडिएट कंजम्पशन और फाइनल कंजम्पशन में क्या डिफरेंस है? इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स में क्या डिफरेंस है? और कुछ? इंटरमीडिएट गुड्स कंज्यूमर तक नहीं पहुंचते। इंटरमीडिएट गुड्स नीड टू बी प्रोसेस्ड फर्दर, वेयर एज फाइनल गुड्स जो हैं वो कंज्यूमर तक पहुंचते हैं, उनको सेटिस्फेक्शन देते हैं, एंड दे आर नॉट प्रोसेस्ड। वन आइटम कैन बी इंटरमीडिएट और इट कैन बी फाइनल गुड बोथ। फॉर एग्जाम्पल ब्रेड, मिल्क। ठीक है, अगर हम खुद ब्रेड लाके उसको जैम बटर लगा के खा रहे हैं तो वो हमारे लिए फाइनल गुड्स है, लेकिन जब तुम बाहर किसी कैफे में जाते हो, वहाँ सैंडविचेस खाते हो, तो उनके लिए वो इंटरमीडिएट गुड्स है। जब हम मिल्क को डायरेक्ट यूज कर रहे हैं तो वो हमारे लिए फाइनल गुड्स है, लेकिन जब बाहर थड़ी की चाय पीने जाते हो तो वो इंटरमीडिएट गुड्स है। तो इस तरह से इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स, तो ताकि प्रॉब्लम ऑफ डबल अकाउंटिंग ना हो। डबल अकाउंटिंग मतलब अगर मान लो कोई कॉस्ट है 100, हमने उसमें वैल्यू एडिशन किया 10 का, 110, इसमें वैल्यू एडिशन हुआ 30, 140। अगर हम ये भी ऐड कर लें, 140 भी ऐड कर लें, तो यानी कि डबल अकाउंटिंग हो गई। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ वैल्यू एडिशन ऐड करेंगे कि हमने वैल्यू एडिशन कितना किया है। वैल्यू एडिशन तो 40 का ही हुआ है ना। तो इस तरह से वैल्यू एडिड में प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग अवॉइड हो जाती है, खत्म हो जाती है, और डायरेक्ट हम फाइनल गुड्स को ही कॉन्सेंट्रेट करते हैं। ठीक है, तो वैल्यू एडिड का मतलब हुआ कि जितनी भी हमने वैल्यू एडिशंस किया है, जितना भी हमने प्रोडक्शन किया है वो, इसका मतलब जितना भी प्रोडक्शन है
यानी कि वैल्यू ऑफ आउटपुट है, जितने भी प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन और वैल्यू ऑफ आउटपुट, जितना भी वैल्यू ऑफ आउटपुट है उसमें से हमने इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस कर दी, अगर इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस कर दी तो हमें मिल गया जीडीपी एट एमपी, वैल्यू एडिशन। दिस इज वैल्यू एडेड, दिस इज वैल्यू एडेड। और मार्केट प्राइस पे क्यों होता है? क्योंकि जो भी आपका आउटपुट है वो मार्केट में ही सेल होगा, तो वो हमेशा मार्केट प्राइस पे होता है वैल्यू एडिशन में। तो ये वैल्यू एडेड हो गया। ठीक है, बात सिर्फ इतनी सी होती है कि वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब ये जो वैल्यू ऑफ आउटपुट है ये या तो सेल होगा, और अगर सेल नहीं हुआ तो क्या होगा? इन्वेंट्री में चला जाएगा। तो ये इन्वेंट्री में चला गया, चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक इज क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, ये जो हमारा क्लोजिंग माइनस ओपनिंग है, ये हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट है। अब हमें ध्यान क्या रखना है, सेल्स का मतलब क्या होता है? सेल्स का मतलब होता है डोमेस्टिक सेल्स प्लस नेट एक्सपोर्ट्स, मतलब इंटरनेशनल सेल्स, जो भी हमारी डोमेस्टिक है और जो भी हमारी आउटसाइड कंट्री की सेल्स है, उनको दोनों को मिला के। तो अगर हमें सिंपल सेल्स लिखा हुआ है, अगर सिर्फ सेल्स लिखा हुआ है तो हम मान के चलेंगे इसमें सब कुछ है। और अगर इसमें सेल्स नहीं लिखा हुआ, डोमेस्टिक सेल्स लिखा हुआ है इसमें सिर्फ, तो डोमेस्टिक सेल्स का मतलब क्या हुआ कि उसमें हमें नेट एक्सपोर्ट्स ऐड करना है। और नेट एक्सपोर्ट्स क्या होते हैं? एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। ठीक है ना। दूसरा, हम यहाँ पर गुड्स की बात कर रहे हैं जो हम कंजम्पशन के लिए लेते हैं, इसीलिए कोई भी सेल या परचेज ऑफ कैपिटल गुड्स नॉट इंक्लूडेड। किसी भी तरह की सेल या परचेज ऑफ कैपिटल गुड हम नहीं इंक्लूड करते, सिर्फ जो हमारी कंजम्पशन गुड्स है उन्हीं को लेके चलते हैं। समझ में आई ये बातें? ठीक है। तो अब हम अगर इसको बहुत एलोबरेट करके लिखे तो हम क्या कहेंगे? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट गुड्स, ये भी लिख सकते हैं। चेंज इन स्टॉक को और एलोबरेट कर दें, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ये एलोबरेट करके हमें पता क्यों होना चाहिए? क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन में हमें जीडीपी के वैल्यू दियो और हमें निकालना हो वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, हमें निकालना हो वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स, वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स, ऐसा कुछ हो जो हमें करना हो। तो इसीलिए हमें शॉर्ट में भी पता होना चाहिए और एलोबरेटिव भी पता होना चाहिए। ठीक है। अब ये अगर जीडीपी आ गया, हमें चाहिए नेशनल इनकम। नेशनल इनकम क्या होती है? एनएनपी एट एफसी। तो एनएनपी एट एफसी हमें चाहिए, तो जीडीपी से एनएनपी एट एफसी तक पहुंचने के लिए रूल नंबर 1 ग्रॉस से नेट पे पहुंचना है माइनस डेप्रिसिएशन। नहीं बेटा, एनएनपी होती है। रूल नंबर 2 डोमेस्टिक से नेशनल प्लस एनएफआई है, और एमपी से फैक्टर कॉस्ट पे रूल नंबर 3 माइनस एनआईटी। अब इन कॉन्सेप्ट्स को बात करते हैं। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या हुआ? कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, यानी कि जो भी कैपिटल गुड्स हैं उनको हमने बाय पैसेज ऑफ टाइम, वियर एंड टियर, यूसेज, जो हमारा कंज्यूम हो रही है फिक्स्ड कैपिटल। तो डेप्रिसिएशन का ऑल्टरनेटिव नेम है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। एनएफआईए इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी कि फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड
और फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड, इन दोनों का डिफरेंस। फैक्टर इनकम मतलब रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस एंड सैलरी। वेजेस एंड सैलरी तो एक हो गई, प्रॉफिट। तो जो हमारी चार आइटम्स है, रेंट, प्रॉफिट, इंटरेस्ट, वेजेस एंड सैलरीज, ये फैक्टर इनकम है। जो कॉमन मिस्टेक बच्चे कर देते हैं वो एनएफआईए में एक्सपोर्ट्स को ऐड कर लेते हैं, वो नहीं करना प्लीज। मैं नहीं बोल रही हूँ नहीं करना, मैं जहां पे डोंट बोलती हूँ, पता नहीं वो तुम सबसे पहले क्यों लेके चलते हो, नहीं करना, ठीक है। फैक्टर इनकम जो है हमारी, रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस एंड सैलरीज एंड प्रॉफिट, जो हमारी फैक्टर इनकम्स हैं वो लेनी है, ठीक है ना। तो वो हमारी एनएफआई हो गई, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। फिर एनआईटी, एनआईटी इज नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, जो कि इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। इनडायरेक्ट टैक्सेस जो कि डायरेक्टली पे नहीं होते, जो पे कोई और कर रहा है और पे बर्डन किसी और पे आ रहा है, यानी कि ट्रांसफरेबल होता है। और सब्सिडीज जो गवर्नमेंट देती है किसी भी प्रमोट के लिए, तो जितना गवर्नमेंट ने टैक्सेस लिया और जितनी सब्सिडी दी उसका डिफरेंस इज एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। तो ये हमने 3 स्टेप लेकर एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट आ गया, समझ में आया। अब इसके बाद इसको और एलोबरेट करना चाहें तो हो सकता है हमें वैल्यू ऑफ आउटपुट कंबाइंड एक साथ ना दे रखी हो, हमें ऐसे बोला हो कि वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ प्राइमरी सेक्टर, वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ सेकेंडरी सेक्टर, वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ टर्शियरी सेक्टर। तो उसमें क्या दिक्कत है, तीनों को मिला के टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट हो गया, तीनों की इंटरमीडिएट कंजम्पशन तीनों की एक साथ आ जाएगी। भाई हमें वैल्यू ऑफ आउटपुट एक कंबाइंड टर्म ना देके 3 अलग अलग पार्ट्स में दे दिया, तो डजंट मैटर एट ऑल। समझ में आई ये बात। तो इस तरह से वैल्यू एडिड मेथड में हमारा जीडीपी आता है, हमेशा प्राइमा फेसी हमेशा जीडीपी आता है, वहां से हम एनएनपी तक पहुंचते हैं। दोनों लेंगे। देखो जितने भी ये फैक्टर पेमेंट्स के नाम है ना, ये एक तरह से रिप्रेजेंटेटिव नेम्स हैं। जैसे कि अगर हम लैंड के बदले में रेंट कहते हैं तो हम ये कहते हैं जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको यूज करने के बदले में, जो ह्यूमन मेड नहीं है, ठीक है। अगर हम लेबर की बात कर रहे हैं तो लेबर वो नहीं कि सिर्फ जो वेजेस जो फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, लेबर मतलब ह्यूमन रिसोर्सेज, ठीक है। और जो भी हम कैपिटल की बात कर रहे हैं वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, जितने भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं। और इन तीनों रिसोर्सेज को जो कोऑर्डिनेट करता है, जो क्लब करता है कि किस प्रोपोर्शनल में कौन सा फैक्टर रखा जाएगा, उसे हम कहते हैं एंटरप्रेन्योर हु इज टेकिंग रिस्क। तो ये एक तरह से रिप्रेजेंट करती हैं टर्म्स, समझे। तो ये हमारा वैल्यू एडिड मेथड हो गया। समझ में आया ये मेथड। एक बार ये फॉर्मूलेस नोट कर लो, फिर मैं क्वेश्चन भी करके दिखाती हूँ। क्वेश्चन नंबर 26। There are only 2 producing sectors A and B. Calculate gross value added at market price by A and B. National income नहीं है क्वेश्चन, लाइन है स्पाइरल। अब हमें निकालना है ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय ए एंड बी और नेशनल इनकम। तो सबसे पहले हम निकालते हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय ए। देखो तरीका क्या होता है लिखने का, शॉर्टकट में बता देती हूं ताकि आपको कम लिखना पड़े, उसमें टाइम बहुत सेव होगा। लेकिन उसका एक पॉइंट ध्यान रखना कि जैसे सेल्स बाय ए है इसमें, तो हमने इक्वल टू लिखा और सेल्स बाय ए सेकंड नंबर पे है, आपने सिर्फ यहाँ सेकंड नंबर लिख दिया, पूरा लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ सेकंड नंबर लिखा। बट साथ साथ ही 2 लाइन छोड़ के इसकी वैल्यू भी लिख दो। बच्चे क्या सोचते हैं कि पहले ये लिख लेते हैं फिर वैल्यूज लिख देंगे, फिर वैल्यू को स्किप हो जाती है और कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा लिख देते हो, ठीक है। 2 लाइन छोड़ दो, क्या ही होगा, लाइन बच जाएगी, यूज नहीं होगी, डजंट मैटर। फिर इनडायरेक्ट टैक्सेस बाय ए एंड बी, डेप्रिसिएशन बाय ए एंड बी छोड़ दो, एक्सपोर्ट्स बाय ए नहीं लेंगे क्योंकि हमें सेल्स बाय ए दिया हुआ है,
नेट चेंज इन स्टॉक ऑफ ए प्लस 7.10 एंड दिस इज वैलिड इन बोर्ड एग्जाम्स ऑल्सो। आप ऐसे लिख सकते हो अपने एग्जाम्स में। मैंने सेशन के स्टार्टिंग में ये बोला था पूरा पूरा लिखा करो, जिससे कि पूरा पूरा लिखने से आपको थ्योरी याद हो जाए। लेकिन नाउ इट्स द टाइम कि हमें स्पीड भी अपने साथ में काम करनी है, तो थोड़ा कम लिखने से भी काम चलना चाहिए, ठीक है। ऐसे कल्प्रिट वाली नजरों से मत देखो मुझे। फिर इंटरमीडिएट कंजम्पशन ऑफ ए माइनस 9th पॉइंट एंड दैट इज 200। जो भी डिनोमिनेशन है, जैसे कि ये 310 है, ऊपर लिखा है रुपीज इन करोड़, मेक इट श्योर कि ये आप जरूर लिखोगे एंड में। ये आ गया, ठीक है। ये हमारा एट मार्केट प्राइस है। सेकंड, ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय बी एट मार्केट प्राइस is equal to, third point, the value is 600. फिर change of stock by B 8 point minus 10। हम प्लस का साइन लगाएंगे, यहीं पे साइन मत चेंज करना, हमें प्लस करना होता है ना थ्योरेटिकली, हम प्लस ही लगाएंगे और ब्रैकेट में हमने लिख दिया क्योंकि माइनस का है। फिर माइनस, उससे क्या होगा कि तुम्हारी कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होगी। 10th पॉइंट और ये 300। और ये भी ध्यान रखना कि क्वेश्चन में जो आपको सीक्वेंस दी हो, जैसे ABCD रोमन के 1 2 3, उसी को फॉलो करना, अपनी मर्जी से वो चेंज मत कर देना सीक्वेंस। अभी कितना आ गया, ₹290 करोड़। फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट पॉइंट के दोनों आ गए, ये फर्स्ट पॉइंट आ गया। सेकंड है नेशनल इनकम निकालनी है। नेशनल इनकम, अब इसमें भी ग्रॉस वैल्यू एडेड, जीवीए एक ऑफिशियल शॉर्ट फॉर्म है जो आप लिख सकते हो, जीवीए बाय ए एंड बी एट मार्केट प्राइस, और इसमें से माइनस डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन की जगह माइनस 5th पॉइंट, तो हमने यहां लिख दिया 310, 290 माइनस 5th पॉइंट में डेप्रिसिएशन था 30। और क्या करना है, ग्रॉस के बाद NFI है जो कि इसमें गिवन है फर्स्ट नंबर पे 20। सीक्वेंस में करना, ये नहीं कि पहला नंबर है तो चलो पहले ऐड कर दो, उससे क्या होगा तुम्हारी मिस्टेक नहीं होगी। तुम क्या सोचते हो, अच्छा ये भी ऐड करना, ये भी ऐड करना, ये भी करते जाओ करते जाओ करते जाओ। वैल्यू एडेड में और इनकम मेथड में ऐसा कभी नहीं करना, एक्सपेंडिचर मेथड में ऐसा कर लो क्योंकि वो उससे ज्यादा इजी है, ठीक है। इसके बाद हमें इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस करने हैं, 4th पॉइंट 80। तो ये कितना बन गया, 620 माइनस 110, 510 करोड़। दिस इज द वे यू प्रेजेंट। समझ में आया कैसे प्रेजेंट करना होता है? तो बट शॉर्टकट का मतलब ये नहीं कि अब इतना लिखने में भी जोर आए, तो कम से कम इतना तो लिख ही देना, ठीक है। चलो लिख लो, फिर नेक्स्ट मेथड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हे नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडस्ट्री ए सेल्स रॉ मटेरियल वर्थ ₹150 टू इंडस्ट्री बी। पेज नंबर 36। ए ने सेल्स टू बी फॉर 150, बी ने सी को सेल किया 200 और सी ने 300 फाइनली सेल कर दिया प्राइवेट कंजम्पशन के लिए, ठीक है। तो ए ने बी को सेल किया तो ये इसका वैल्यू एडेड हो गया, ए का वैल्यू एडेड हो गया 150, लेकिन इसने 150 की चीज खरीद के बी ने 150 की खरीदी 200 में बेची, तो बी के लिए 50 जो है वो वैल्यू एडेड हो गया, और सी के लिए कितना हुआ, 100 हो गया।
तो ये तो हमारा इंडिविजुअली आ गया सबका, तीनों का। नेक्स्ट क्या पूछा है हमसे, नेशनल प्रोडक्ट निकालो। इन तीनों को ऐड कर दो, 150 प्लस 50 100। हमें डिनोमिनेशन सिर्फ रुपीस में दिया हुआ है, तो रुपीज 300 इज योर नेशनल प्रोडक्ट। समझे? इनकम मेथड की जब हम बात करते हैं तो इनकम मेथड में हमारा प्राइमा फेसी जो वैल्यू आती है दैट इज ऑलवेज एनडीपी एट एफसी। ठीक है, एनडीपी एट एफसी आती है। अब इसमें 3 टर्म्स हैं, सी, ओ एंड एम। सी इज कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज मतलब जो कुछ भी एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को पे किया है। ध्यान रखना, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को पे किया है। तो इसमें वेजेस एंड सैलरीज, जो भी वेजेस एंड सैलरीज हैं, किसी भी तरह के अलाउंसेस हैं, बोनस है, ठीक है, या किसी भी तरह का कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हैं। कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। इस बात का भी ध्यान रखना कि जैसे पेंशन होती है तो पेंशन पेड बाय एम्प्लॉयर हमेशा नेशनल इनकम में इंक्लूड होती है, क्योंकि किसी भी एम्प्लॉय को पेंशन क्यों मिलती है, बिकॉज उस एम्प्लॉय ने एक लाइफ पर्टिकुलर सब्सटेंशियल ईयर्स अपनी लाइफ के उस एम्प्लॉयर के साथ दिए हैं। लेकिन जो भी ओल्ड एज पेंशन होती है दैट इज नेवर इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। क्यों नहीं होती? बिकॉज ओल्ड एज पेंशन इज पेड बाय गवर्नमेंट टू ऑल द सीनियर सिटीजन्स एंड उसके अगेंस्ट उन्होंने कोई फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड नहीं की होती है। ठीक है, ट्रांसफर इनकम होती है वो एक तरह की। तो ओल्ड एज पेंशन कभी भी इंक्लूड नहीं होती है। लेकिन जो पेंशन नॉर्मल पेंशन होती है जो कि एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज को दे रहे हैं आफ्टर रिटायरमेंट, वो हमेशा इंक्लूड होती है। ठीक है, इसमें भी बच्चे जो कंफ्यूज होते हैं, अगर ऐसा लिखा है कि एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सोशल सिक्योरिटी स्कीम, तो एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं आता। नो नो नो, एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं आता, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन आता है। ठीक है, अब इन सबको ऐड करके ये हमारा हो गया एक अमाउंट, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। दिस इज योर ऑपरेटिंग सरप्लस। ठीक है, ऑपरेटिंग सरप्लस का मतलब हो गया RIRP। R is rent, interest, रॉयल्टी, प्रॉफिट। तो अगर आपसे ये बोला जाए कि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप बताओ, तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप में आपका रेंट, रॉयल्टी, प्रॉफिट आता है। ठीक है, क्योंकि इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप मतलब जिसके आप ओनर हो, ओनर आप अगर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की हो तो आपको रॉयल्टी मिल रही है, और टेंजिबल प्रॉपर्टी है तो आपको रेंट मिल रहा है। एंटरप्रेन्योरशिप से आपको प्रॉफिट मिल रहा है। तो ध्यान रखना कि ऑपरेटिंग सरप्लस में हमारी ये तीन आइटम पार्ट होती हैं इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, फिर प्रॉफिट के फर्दर 3 पार्ट्स हैं। एक डिविडेंड, और ये जो डिविडेंड है ये कौन सा डिविडेंड है? कॉर्पोरेट डिविडेंड।
जो भी हमारा कॉर्पोरेट डिविडेंड होता है, यानी कि शेयर ऑफ प्रॉफिट पेड टू इन्वेस्टर्स, जिसने भी उस कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है उनको शेयर ऑफ प्रॉफिट देना, दैट इज डिविडेंड। ठीक है। सेकेंड, कॉर्पोरेट टैक्स। सबसे पहले वो लोग कॉर्पोरेट टैक्स दे देते हैं, फिर वो डिविडेंड दे देते हैं, और फिर जो बाद में बचता है दैट इज कॉल्ड अनडिस्ट्रीब्यूटेड या सरप्लस प्रॉफिट। इसी का और जो कोई दूसरा नाम है वो है रिटेन्ड अर्निंग्स। तो कुछ भी गिवन हो, अब इसमें ध्यान क्या रखना है, अगर आपको क्वेश्चन में सिर्फ प्रॉफिट दिया हुआ है और सरप्लस प्रॉफिट भी दिया हुआ है तो सरप्लस प्रॉफिट को इग्नोर कर देंगे, प्रॉफिट दिया हुआ है, डिविडेंड भी दिया हुआ है तो डिविडेंड को इग्नोर कर देंगे। आपको अगर प्रॉफिट दिया हुआ है, रेंट दिया हुआ है, लेकिन ऑपरेटिंग सरप्लस भी दिया हुआ है तो रेंट और प्रॉफिट को इग्नोर कर देंगे। मतलब अगर कोई भी इंटरनल कंपोनेंट दिया हुआ है तो मेन कंपोनेंट को भी दिया हुआ है तो मेन कंपोनेंट को ही लेंगे, इंटरनल कंपोनेंट्स को इग्नोर कर देंगे। रिपीट मत करना कि आंख बंद करके सबको ऐड कर दो। थर्ड नंबर पे है मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम इज इनकम फ्रॉम जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, इनफॉर्मल है, उन सब की जो इनकम है। तो नेक्स्ट हमारे पास आ गया मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम का मतलब हुआ द इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, इनफॉर्मल सेक्टर, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, ये मिक्स्ड इनकम होगी। ठीक है, इसके कोई अलग से कंपोनेंट नहीं होते, ये आपको डायरेक्टली ऐसे ही गिवन होता है। तो इन तीन आइटम्स को ऐड करके COM कॉम, इन तीनों को ऐड करके हमें मिल जाता है NDP at FC, फिर NNP at FC चाहिए तो NDP at FC प्लस NFIA, ये हमें मिल गई नेशनल इनकम। और अगर डोमेस्टिक इनकम चाहिए तो ये जो इनकम हमारे पास आती है NDP at FC, दिस इज कॉल्ड डोमेस्टिक इनकम। तो ये पूरा चार्ट तुम्हारा इनकम मेथड का हो गया। क्लियर हुआ? ये नोट डाउन करो, फिर हम एक क्वेश्चन करके दिखाती हूँ मैं। पेज नंबर 121, क्वेश्चन नंबर 23। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट नेशनल इनकम फ्रॉम इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। इनकम मेथड वाला पोर्शन करते हैं हम। देखो इनकम मेथड में अब तरीका क्या होगा इसको प्रेजेंट करने का, कि आप लोग कॉन्सेंट्रेट करो C प्लस O प्लस M पे। ठीक है, उसके कंपोनेंट क्या है वो ढूंढ लो। हमें मिलता है NDP at FC, ठीक है, C प्लस O प्लस M, कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज डायरेक्टली गिवन है। फोर्थ आइटम 1900, ऑपरेटिंग सरप्लस 720। थर्ड हमें चाहिए मिक्स्ड इनकम, जो कि हमें पूरे क्वेश्चन में कहीं गिवन नहीं है। अब देखो नाइन्थ आइटम है कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर्स टुवर्ड सोशल सिक्योरिटी स्कीम। इसे हम इग्नोर कर देंगे। क्यों कर देंगे? क्योंकि हमें कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज गिवन है। ठीक है, ऊपर हमें रेंट एंड इंटरेस्ट भी दिया हुआ है, इसे भी हम इग्नोर कर देंगे। क्यों कर देंगे? क्योंकि हमें ऑपरेटिंग सरप्लस दिया है। तो अब बस दो ही आइटम दी हुई हैं, तो हमने कर दिया 2620 रुपीज करोड़। अगर 3 नंबर का है इनकम मेथड, अगर यहाँ पे 3 नंबर का है और हमें नेशनल इनकम निकालनी है और आपने इतना कर दिया, तो आपके यहाँ पे 1.5 मार्क हो जाते हैं। ठीक है, फिर हमें नेशनल इनकम निकालनी है, दैट इज NNP at FC is equal to national income, that is NDP at FC plus NFIA. NFIA is given to you net factor income from abroad, 11th item, यानी कि 2620 plus minus 20, 2600। ठीक है, तो ये रुपीज 2600 करोड़।
यहाँ का 1.5 मार्क और, तो 3 नंबर का है तो आधा 1.5 मार्क यहाँ का और 1.5 मार्क यहाँ का, इस तरह से आपकी मार्किंग होती है। बच्चे क्या सोचते हैं कि चलो दो दो बार क्या मेहनत करनी, हम सारा ऊपर एक साथ ही लिख देते हैं, यहीं पे NFI ये भी ऐड कर देते हैं, क्योंकि बहुत सारी बुक्स में ऐसा किया हुआ है। अब उसमें गड़बड़ क्या हो गई, अब आपने ऊपर कहीं एक आध आइटम और एक्स्ट्रा ऐड कर दी या कोई मिस कर दी, तो आपने स्टेप कंबाइन कर दिए, तो मार्क्स आपको यहाँ पे ढूंढ के एग्जामिनर नहीं देंगे। एग्जामिनर कभी भी मार्क्स ढूंढ के नहीं देंगे कि अच्छा बच्चे ने इतनी तो आइटम ठीक लिखी, चलो इतने नंबर दे दो। हाँ, आपने पार्ट्स में किया है तो आपको स्टेप के मार्क्स मिलेंगे कि इतना स्टेप ठीक है, इतने मार्क्स दे दो। तो कभी भी शॉर्टकट के चक्कर में सारी आइटम एक साथ मत लिखना जो मोस्टली बुक्स में लिखी हुई हैं। देखो उन्हें मार्क्स नहीं चाहिए, उन्होंने लिख दिया, बट आपको तो मार्क्स चाहिए, तो आपको तो प्रेजेंटेशन अच्छी करनी है, ठीक है ना, सही बात है। तो इस तरह से ही हो जाएगा। अब इसी में एक और क्वेश्चन जिसमें हमें मिसिंग फिगर निकालनी है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, मिसिंग फिगर्स वाले क्वेश्चंस की भी प्रेजेंटेशन समझ लो कि कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 देखो पेज नंबर 123 पे। हमें इस क्वेश्चन में इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड के कंपोनेंट्स गिवन है। अभी हम कंसंट्रेट करेंगे सिर्फ इनकम मेथड पे। इनकम मेथड में हमें देखा कि ऑपरेटिंग सरप्लस हमें मिसिंग है, और यहाँ पर कंजम्पशन ऑफ एम्प्लॉइज है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर छोड़ दो, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, NIT नेट एक्सपोर्ट्स, फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। हमारे काम की चीजों में अभी इसमें हमें कहीं भी वो नहीं दिया हुआ, नेशनल इनकम या कुछ भी नहीं दिया हुआ, रिडक्शन ऑफ फैक्टर कॉस्ट। हमें क्वेश्चन में गिवन है इफ द वैल्यू ऑफ GDP एट FC, चाहे इनकम मेथड से हो या एक्सपेंडिचर मेथड से हो, दैट इज 370 करोड़। तो सबसे पहला काम, क्योंकि हम इनकम मेथड पे फोकस कर रहे हैं, तो हम NDP एट FC निकाल लेंगे। हमें GDP एट MP फैक्टर कॉस्ट गिवन है, हमने माइनस किया डेप्रिसिएशन, बस डेप्रिसिएशन माइनस करके आ जाएगा 370, और डेप्रिसिएशन की वैल्यू लास्ट में दी हुई है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल 70, यानी कि ₹300 नहीं बेटा 370 है वो, तो ये 300 करोड़ हमारी NDP एट FC हो गई। अब NDP एट FC के कंपोनेंट्स हमारे देखो क्या क्या कंपोनेंट्स आएंगे नीचे। अब हमने वैल्यूज लिखनी शुरू की। 300 इज इक्वल टू कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज हमें गिवन है, फर्स्ट आइटम। देखो ये मैंने तुम्हें शॉर्टकट बता दिया है, अगर तुम पूरा पूरा भी लिख दोगे तो वो हमेशा अच्छा ही होता है, आपके लिए भी अच्छा होता है कि आपको याद है कि कौन से कंपोनेंट्स लिखे हैं। मैंने शॉर्टकट आपको इमरजेंसी के लिए बता दिया है, बट इट इज ऑलवेज गुड कि आप पूरा पूरा लिखो। तो ऐसे मत सोचना कि कोई चीज के शॉर्टकट मिल गया तो बस उसे फेल दो। हाँ, कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज 175, फिर इसके बाद एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन हम इग्नोर कर देंगे। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन इसलिए इग्नोर करेंगे क्योंकि कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज गिवन है। सेकंड, ऑपरेटिंग सरप्लस मिसिंग है, ऑपरेटिंग सरप्लस का नंबर है 7th, और मिक्स्ड इनकम है 9th नंबर पे, दैट इज 40। तो जब भी मिसिंग वैल्यूज के क्वेश्चंस होते हैं तो जो आपका फॉर्मेट है उसी फॉर्मेट को फॉलो करो। मिसिंग फिगर्स में कुछ अलग करने की कोशिश करोगे तो कंफ्यूजन होगी। आपका जो रेगुलर फॉर्मेट है आप उसी फॉर्मेट को फॉलो करो। यानी कि ये हो गया 300 माइनस 175 प्लस 40 कितना हो गया 215 ऑपरेटिंग सरप्लस। तो ऑपरेटिंग सरप्लस कितना हो गया 85। अब तुमने यहां तो लिख दिया बट इसको प्रॉपर लिखोगे, देयरफॉर ऑपरेटिंग सरप्लस इज ₹85
करोड़। समझ में आया? इस तरह से प्रेजेंट करोगे। प्रेजेंटेशन समझ में आई? गॉट इट? आया? यस सार्थक। नाउ द नेक्स्ट इज एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड का मतलब क्या हुआ? जितने भी एक्सपेंसेस हैं उनको ऐड कर दो। देखो, हमने नेशनल इनकम को करने से पहले हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ते हैं, जिसमें हम क्या कहते हैं कि जितने भी फैक्टर सर्विसेज हैं वो सारी की सारी फैक्टर सर्विसेज आर अवेलेबल, फुली एम्प्लॉयड एंड दे आर यूज्ड इन प्रोडक्शन प्रोसेस। और जितनी भी गुड्स प्रोड्यूस्ड हो रही हैं वो पूरी की पूरी कंज्यूम हो रही हैं, कुछ भी स्टॉक नहीं बच रहा। ठीक है? जितना भी फैक्टर इनकम मिल रही है वो पूरी की पूरी फैक्टर इनकम एक्सपेंडिचर में कन्वर्ट हो रही है। यानी कि जितने भी इनकम सारे फैक्टर रिसोर्सेज को मिल रही है वो सारी की सारी वो खर्च कर रहे हैं, तो दे आर नॉट सेविंग एनीथिंग। यानी कि हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम करते हुए ये अजम्पशन लेके चलते हैं कि ऑल रिसोर्सेज आर फुली एम्प्लॉयड, देयर इज नो इंजेक्शन एंड नो लीकेज। ठीक है? तो ये बात हो जाती है। इसीलिए हम ये कहते हैं कि जितना भी प्रोड्यूस है वो सारा का सारा कंज्यूम हो गया। तो नेशनल इनकम थ्रू वैल्यू एडेड मेथड, नेशनल इनकम थ्रू इनकम मेथड एंड नेशनल इनकम थ्रू एक्सपेंडिचर मेथड, ये सारा सेम रहता है। ठीक है? तो एक्सपेंडिचर मेथड में हम जितने भी एक्सपेंसेस हैं उन्हें ऐड कर देते हैं, जितने भी एक्सपेंसेस हैं। ठीक है? तो एक्सपेंसेस हमारे दो तरह से होते हैं, या तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होगा, और अगर आप कंज्यूम नहीं कर रहे तो वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होगा। ठीक है? दो तरह से ये एक्सपेंडिचर होगा, या तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होगा या इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होगा। अब कंजम्पशन किस किस के थ्रू हो सकता है? हाउस होल्ड्स कर सकते हैं, पब्लिक सेक्टर कर सकता है। हाउस होल्ड्स को हम प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी बोल सकते हैं, पब्लिक एक्सपेंडिचर भी हो सकता है, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी हो सकता है। ठीक है ना? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सब कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर प्राइवेट सेक्टर कर सकता है, सभी कर सकते हैं, पब्लिक कर सकता है, प्राइवेट एंड हाउस होल्ड्स दोनों ही कर सकते हैं, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी कर सकता है। बात यह है कि एक्सपेंडिचर मेथड में हम ये करेंगे लाइन से, क्वेश्चन में स्टार्टिंग से जितने भी ऐसे आइटम्स हैं जिनके आगे लिखा है कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट, ये तीन की टर्म्स जिन भी आइटम्स के आगे लिखी हैं, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपेंडिचर, उन सारी आइटम्स को ऐड करते चले जाओ। ठीक है? उन सबको जब ऐड करोगे तो इन सबको ऐड करके हमें मिल जाएगा जीडीपी एट एमपी। ठीक है ना? तो एक्सपेंडिचर मेथड से जो प्राइमा फेसी फिगर्स आती हैं वो आती हैं जीडीपी एट एमपी। अब जो छोटे छोटे चीजें इसमें ध्यान रखने वाली हैं वो क्या है? जैसे कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट्स, जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स हैं वो इन्वेस्टमेंट्स अगर आपको नेट फॉर्म में दे रखी हो, मतलब आपको लिखा है नेट इन्वेस्टमेंट, नेट पब्लिक इन्वेस्टमेंट, या सिर्फ नेट इन्वेस्टमेंट, नेट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, कोई भी इन्वेस्टमेंट्स के आगे नेट लिखा है, कोई एक भी, तीन तरह की इन्वेस्टमेंट्स दी हुई हैं उनमें किसी एक के भी आगे नेट लिखा है, तो उस केस में हमारा जो आंसर है वो एनडीपी एट एमपी हो जाता है। एक तो ये ध्यान रखना है कि अगर नेट वर्ड आ जाता है तो जीडीपी की जगह वो एनडीपी हो जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। एक दूसरा इसमें टर्म होती है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है? और एक होती है
चेंज इन स्टॉक, जिसको हम कहते हैं इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन एंड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, इन दोनों को मिलाकर वैल्यू आती है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन में आपको फिक्स्ड दिया हुआ है तब तो चेंज इन स्टॉक एंड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट्स को ऐड करेंगे टोटल निकालने के लिए। तो ये बहुत केयरफुली देखना है कि हमें यहाँ पे फिक्स दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ। अगर फिक्स दिया हुआ है तो चेंज इन स्टॉक या इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को ऐड करना जरूरी है, ठीक है। दूसरी बात, ये जो ग्रॉस है, अगर ये ग्रॉस आपको ग्रॉस की जगह नेट दिया हुआ है तो वो जीडीपी की जगह एनडीपी हो जाएगा, नेट हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आप कई बार अरे तो देखा ही नहीं, ये तो पढ़ा ही नहीं, छोटी छोटी चीजें हैं, इसीलिए रीडिंग टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रीडिंग टाइम में ये मत सोचो कि अपने आसपास वालों से ABCD पूछ के टिक लगा लें, कंफर्मेशन ले लें। डोंट वेस्ट टाइम ऑन दैट, क्योंकि कंपटीशन सबका है। अपने से ज्यादा ट्रस्ट कभी किसी पे मत करना। बच्चे ही हैं लेकिन ये चीजें भी सिखाई जाती हैं। अरे जानबूझ के गलत बता दो, हमसे ज्यादा नंबर कोई क्यों लिया है, एंड दिस इज अ वेरी गुड कॉम्पिटिशन। सामने वाला पूछ रहा है, गलती उसकी है, जरूरत क्या है। तो इसलिए अपने से ज्यादा भरोसा किसी पे मत करो। चाहे वो बच्चा क्लास में हमेशा टॉप करता है तब भी मत करो, वो तो बिल्कुल नहीं सही बताने वाला, और बताना भी नहीं चाहिए। भाई तुमने पढ़ाई करके मेहनत की है, दूसरे को एडवांटेज क्यों देना है उसका। सही बात है, ये सही। तो रीडिंग टाइम को कैसे यूटिलाइज करेंगे। रीडिंग टाइम में आप लोगों को पूरे टाइम पढ़ के समझ में आ जाता है कि हमारे वीक पॉइंट्स कहाँ हैं। तो जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, पेंसिल लो, डोंट कैलकुलेट एनीथिंग ऑन द क्वेश्चन पेपर। पेंसिल लो और उससे मार्क कर लो, अंडरलाइन कर लो, बस। जो क्वेश्चन हो जाए उनको टिक जरूर कर लो पेंसिल से, वरना आप क्वेश्चन स्किप कर जाते हो, ठीक है। खुला खुला पेपर करो। तो उसी समय ये चीजें मार्क करने वाली होती हैं कि हमें ग्रॉस, फिक्स्ड, नेट, ये सब चीजें तभी मार्क कर लो। व्हाट इज रिक्वायर्ड, ये सब चीजें। क्या अगर कहीं ग्रॉस या नेट नहीं दिया तो ग्रॉस ही लेंगे। अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तब तो ग्रॉस ही लेते हैं, ठीक है। एक्सपोर्ट्स के आगे जो नेट है तो उसका एक्सपोर्ट्स तो मतलब एक्सपोर्ट्स है, इंपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स नेट एक्सपोर्ट्स हो जाते हैं। उस नेट से फर्क नहीं पड़ेगा, वो नेट अलग है, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर मेथड में आपको इन सारी बातों का ध्यान रखना है बस। इसके बाद आपको मिल जाता है जीडीपी एट एमपी। वंस यू गेट जीडीपी एट एमपी, तो अगेन जो वैल्यू एडेड में किया था, स्टेप नंबर 1 ग्रॉस से नेट पे जाना है, डेप्रिसिएशन माइनस, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है, NFIA प्लस, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है, NIT माइनस, ठीक है। समझ में आई बात। एक्सपेंडिचर मेथड समझ में आया, नोट करो, फिर क्वेश्चन करते हैं। चलो क्वेश्चन 23 जो भी हमने इनकम मेथड से किया था, अब हम एक्सपेंडिचर मेथड से कर रहे हैं। कौन सा रजिस्टर 2-3 निकाले? अरे जो अभी कर रहे थे मोटा वाला। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 23 का एक्सपेंडिचर मेथड। अरे मैंने 30 का नंबर वाला। इसमें फर्स्ट हमें आएगा प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 2000। अब देखो नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, हमें सेकेंड आइटम में लिखा हुआ दिख गया नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन
तो हम यहाँ लिख देंगे एनडीपी एट एमपी। मैंने पहले एकदम से नहीं लिखा था, मैंने वो स्पेस छोड़ दिया था, ठीक है। एनडीपी एट एमपी। दूसरी बात, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है, इसका मतलब 400 ये आ गया, ठीक है। नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन यानी कि इसमें चेंज इन स्टॉक ऑलरेडी एडिड है, फिक्स नहीं है, तो चेंज इन स्टॉक को इग्नोर कर देंगे। फिर कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, रेंट, इंटरेस्ट, ऑपरेटिंग सरप्लस, एनआईटी, इन सबको इग्नोर कर दिया। कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर्स इग्नोर कर दिया। नेट एक्सपोर्ट्स, फिर गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ये ऐड कर दिया। इन सबको मिला के हमें मिल गया एनडीपी एट एमपी इज रुपीज कितना हो गया 3020 करोड़। हमें चाहिए एनएनपी एट एफसी, तो एनडीपी एट एमपी प्लस एनएफआईए माइनस एनआईटी, 3020 plus NFIA is net factor income from abroad is minus 20. NIT is given to you 400. तो 420 माइनस किया तो 26। इनकम मेथड से भी ये आंसर आ रहा था क्या? ठीक है। तो वैसे अगर क्वेश्चन की फ्रेमिंग अच्छी है, सही है, तो आपका इनकम मेथड हो, एक्सपेंडिचर मेथड हो या वैल्यू एडेड हो, आपका जो फाइनल आंसर है वो सेम आना चाहिए। बट अगर कभी बाय चांस एग्जाम में ऐसा हो जाए कि ये आंसर अलग भी आ रहा है, तो एक बार क्रॉस चेक कर लो कि तुमने तो कोई गलती नहीं की है। अगर तुमने कोई गलती नहीं की और फिर भी आंसर डिफरेंट आ रहे हैं तो तुम्हारे मार्क्स कहीं डिडक्ट नहीं होंगे, तुम्हें परेशान मत होना, बस एक बार अपने लेवल पे चेक कर लेना, ठीक है। क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन की फ्रेमिंग कुछ इस तरह से हो कि वो आंसर्स डिफरेंट आ रहे हो। गॉट इट? तो ये करो। हम डेप्रिसिएशन पहले ऐड कर सकते हैं, लाइक ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में कर सकते हो, वो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कुछ रूल नहीं है। तुम इसको पहले ऐड करके इसको जीडीपी कर लो, लेकिन फिर क्या मतलब बनता है, तुमने पहले ऐड किया तो बाद में तो माइनस करना ही है ना, तो एक काम दो बार करने में क्यों अपनी एनर्जी लगानी है, ठीक है। हो गया नोट डाउन ये वाला। अब एक देखो मिसिंग फिगर का क्वेश्चन और करते हैं। थर्टी 31 जो भी हमने किया था वही वाला फिर से करते हैं एक्सपेंडिचर मेथड से। हमें दिया हुआ है जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। हमने क्वेश्चन को पढ़ के ये देखा कि हमें 8th आइटम ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन दिया है। इसका मतलब क्या हुआ, हमारा जो फाइनल आउटकम है एक्सपेंडिचर मेथड से वो जीडीपी एट एमपी आएगा। तो पहले तो हमने उस पे इसको कन्वर्ट कर लिया प्लस एनआईटी, ठीक है। कितना हो गया 370, एनआईटी 20, रुपीज 390 करोड़। अब जीडीपी एट एमपी इज इक्वल टू, सारे कंपोनेंट्स लेते जाओ, जैसे कि सेकंड आइटम है, यहाँ पे हमने लिख दिया 390 इज इक्वल टू 210। फिर थर्ड आइटम एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन स्किप कर दो, एनआईटी स्किप कर दो, नेट एक्सपोर्ट्स लेंगे हम, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ये हमें निकालना है, इसको हमने सिंबलाइज कर लिया गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर से। ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दैट इज 70। अब ये फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है तो इसमें चेंज इन स्टॉक भी ऐड होगा, ये तो इस तरह से हमने, ये हमारा आ गया 390। इधर की सारी फिगर्स को हमने कर लिया 210
190 प्लस 70 260, 260 प्लस 320 प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज या जीडीपी डिफ्लेटर का मतलब क्या हुआ? इसमें आपकी दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं. एक है जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस और एक है करंट प्राइसेस. क्या नाम है इसका जो कांस्टेंट प्राइसेस पर है? रियल जीडीपी और ये नॉमिनल जीडीपी. तो अगर हमें ओवर द इयर्स कंपेयर करना हो तो हमेशा रियल जीडीपी इज मोर बेनिफिशियल. ठीक है. लेकिन अगर हमें एक ही कांस्टेंट टाइम पर, एक आज के टाइम पे अलग अलग नेशंस को आपस में कंपैरिजन करना हो तो उसे हम कहते हैं नॉमिनल जीडीपी. तब नॉमिनल जीडीपी इज मोर बेनिफिशियल. ठीक है. तो रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी में कभी भी ये पूछा जाए विच इज मोर बेनिफिशियल तो आप डायरेक्ट कभी मत लिखना कि ये बेनिफिशियल ज्यादा है. अगर हमें ओवर द इयर्स कंपेयर करना है एक ही इकोनॉमी में तो हमारे लिए रियल जीडीपी इज मोर इम्पॉर्टेंट. लेकिन हमें एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर वेरियस नेशंस में कंपैरिजन करना है देन नॉमिनल जीडीपी इज बेटर. ठीक है. समझ में आया डिफरेंस दोनों में? फिर हम जीडीपी डिफ्लेटर की जब बात करते हैं तो हम कहते हैं जीडीपी डिफ्लेटर एक तरह का इंडेक्स है जो हमें ट्रेंड बताता है कि क्या ट्रेंड चल रहा है. जैसे कि हमें कहेंगे कि नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इनटू 100. अब अगर इसकी वैल्यू 98 आती है तो हम कहते हैं 2% डाउन है. ठीक है. अगर इसकी वैल्यू 110 आती है तो हम कहेंगे 10% राइज है. 100 से कंपेयर करते हैं क्योंकि बेस ईयर की वैल्यू हमेशा 100 होती है तो हम 100 से कंपेयर करेंगे कि 100 से कम है या ज्यादा है. ठीक है. ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आता है. दूसरा जो तुम लोगों ने कहा स्टार्टिंग में कि हमें दिक्कत आती है विच शुड बी इंक्लूडेड एंड नॉट इंक्लूडेड. तो सबसे पहला फंडामेंटल थिंग, अगर कोई भी फैक्टर इनकम, फैक्टर पेमेंट कुछ भी ऐसा है तो दैट इज इंक्लूडेड. कोई भी ट्रांसफर इनकम, ट्रांसफर पेमेंट है दैट शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम. ये तो पहली चीज हुई. दूसरी चीज, डोमेस्टिक इनकम हमेशा ज्योग्राफिकल टेरिटरी की बात करते हैं, यानी कि आपका इकोनॉमिक इंटरेस्ट वहां पर होना चाहिए. ठीक है. तो वो हमारी कहाँ इंक्लूड होगी? डोमेस्टिक इनकम में. लेकिन जहां भी हमारे जो इंडियन ओरिजिन के हैं लेकिन बाहर इनकम हो रही है वो हमारी फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है तो वो हमारी नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा. तो अब हमें ये देखना है कि इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब क्या हुआ. जैसे कि मान लो कोई जापानीज है, वो जापानीज हमारी इंडियन एम्बेसी में काम कर रहा है. जापान में जो इंडियन एम्बेसी है, यानी कि जो भी एम्बेसीज होती हैं, ये ध्यान रखना, एम्बेसीज हमेशा ज्योग्राफिकल टेरिटरी ऑफ दैट पर्टिकुलर नेशन होती हैं. अगर इंडिया में अमेरिकन एम्बेसी है तो वो अमेरिका की ज्योग्राफिकल टेरिटरी है. वहां पर इंडियन लॉ नहीं चलता. मतलब वहां पे अगर कोई क्राइम भी हो जाता है तो वहां पे इंडियन लॉ नहीं चलेगा क्योंकि वो अमेरिका की टेरिटरी है. तो इस हिसाब से अगर इंडियन एम्बेसी में कोई जापानीज काम कर रहा है जापान में तो हम इंडिया के ज्योग्राफिकल टेरिटरी में कोई बाहर का काम कर रहा है तो हम फैक्टर इनकम पेड है, वो फैक्टर इनकम पेड टू दैट पर्सन है. ठीक है. ऐसे ही अगर यहाँ इंडिया में कोई यूएस एम्बेसी है, उसमें कोई इंडियन काम कर रहा है तो हम कहेंगे फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है. तो ये नेशनल इनकम में सब इंक्लूड हो रहा है लेकिन डोमेस्टिक में नहीं हो रहा. ठीक है. तो विच शुड बी इंक्लूडेड एंड नॉट इंक्लूडेड में ये ध्यान रखना है. दूसरा, सेकेंड हैंड गुड्स की सेल परचेज. जैसे कि मान लो कोई घर है वो बेचा तो सेकेंड हैंड गुड्स की बेची, हम कोई इंक्लूड नहीं करेंगे. बट उस पर अगर कोई कमीशन, ब्रोकरेज पे हुआ है तो वो इंक्लूड होगा. समझे? इसी तरह से कोई भी जो फाइनेंशियल एसेट्स हैं उनकी सेल परचेज, मेरे पास शेयर्स हैं, मैंने तुम्हें बेच दिए, तुमने इसे बेच दिए, वो इंक्लूड नहीं होगा. बट उस पर जो कमीशन है, ब्रोकरेज है, वो इंक्लूड होगा. प्लस
अगर कोई कंपनी शेयर्स इशू करती है तो वो एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, उससे कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी तो नहीं हो रही, तो वो नहीं होगी। तो हमें क्या फोकस पॉइंट रखना है, एक तो ट्रांसफर इनकम, फैक्टर इनकम वाला पॉइंट ध्यान रखना है, फिर NFIA में यानी कि फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, इस पे ध्यान रखना है। ठीक है, ये 2-3 पॉइंट्स ध्यान रख के तुम्हारे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। समझे? ये क्लियर हुआ? इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो घुमा फिरा के लैंग्वेज चेंज कर करके आता रहता है, वो आता है कि जीडीपी क्या वेलफेयर का एक गुड इंडेक्स है या नहीं है? इस जीडीपी इज अ गुड इंडिकेटर ऑफ वेलफेयर? तो हम कहेंगे नहीं है, क्योंकि जीडीपी वेलफेयर को पूरी तरह मेजर नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि बहुत सारी ऐसी आइटम्स हैं जो नेशनल इनकम में इंक्लूड करते ही नहीं हैं। जैसे कि क्या एग्जांपल है? हाउसवाइफ वर्किंग, सबसे इम्पोर्टेंट, इंडिया में तो, इंडिया से बाहर भी है ये प्रॉब्लम कि अगर इसको हम ऐसे भी कहते हैं, अब आजकल थोड़ा क्योंकि हम बड़े मॉडर्नाइजेशन को वो फेवर देने लग गए हैं, तो क्वेश्चन ऐसे भी चेंज होके आ सकता है, हाउस वाइफ की जगह हाउस हस्बैंड, क्योंकि आजकल तो हाउस हस्बैंड भी फैशन में आ गए हैं, तो उनकी होगी। तो वो बड़ा एक डिस्कशन का पॉइंट रहा कि आज तक तो हम हाउस वाइफ ही पढ़ते आए हैं। तो बात ये है कि कोई भी ऐसी सर्विसेज जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जब आप टेक्निकल लैंग्वेज यूज करोगे तो कभी भी टेक्निकल लैंग्वेज में लिखने से आपको मार्क्स अच्छे मिल जाते हैं। तो आप ये लिख सकते हो कि कोई भी जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज है उनमें, फिर चाहे वो हाउस वाइफ है और चाहे वो हाउस हस्बैंड है, इवन इफ यू आर सर्विंग इन अ टेम्पल, तो वो भी आप सर्व कर रहे हो, आप वहां पे जाके सफाई कर रहे हो, आप वहां पे जाके कोई भी मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हो, बट आपको उसके लिए कुछ पेमेंट तो नहीं मिल रही। तो दिस इज ऑल नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ये कभी भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होती। ठीक है, हमारी कुछ एक्सटर्नलिटीज होती हैं। अब इन एक्सटर्नलिटीज में जैसे कि अभी आप इतना शोर कर रहे थे, अगर यहाँ पे ऋषित भैया हमारे पढ़ रहे हैं तो तुम सब डिस्टर्ब कर रहे हो उसे, वो बेचारा सैक्रिफाइस करके आया है। साथ ही अभी हम लोग सब पढ़ रहे हैं, तो ये एक उसके लिए तो नेगेटिव एक्सटर्नलिटी हो गई। हम सब पढ़ रहे हैं, वो भी सुन रहा है, उसके लिए पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी हो गई। ठीक है, तो क्योंकि आप उसमें फिल्टर नहीं लगा सकते कि इसको मिले और इसको नहीं मिले, तो इस तरह से एक ही पॉइंट किसी के लिए नेगेटिव, किसी के लिए पॉजिटिव हो सकता है। बाहर का गार्डन है, गार्डन पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी है, लेकिन अभी जो पटाखे बज रहे थे वो नेगेटिव एक्सटर्नलिटी है। समझ रहे हो? तो ये जरूर हमारा एक क्वेश्चन ऐसा है जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम 6 नंबर में 2 या 3 नंबर में देकर वो लोग लैंग्वेज चेंज कर कुरा के देते ही देते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सर्कुलर फ्लो का क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में सब लोग बहुत गलती करते हैं। सर्कुलर फ्लो का जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो आपसे अगर पूछा गया सर्कुलर फ्लो, तो आपको दोनों बताना है, रियल फ्लो भी बताना है, मनी फ्लो भी बताना है। ठीक है, और कोशिश करो दोनों का डायग्राम अलग अलग बनाओ तो ज्यादा बेटर है। दैट विल बी मोर क्लियर अगर आप रियल फ्लो और मनी फ्लो का अलग अलग बनाते हो। रियल फ्लो क्या होता है? जिसमें कि मनी इन्वॉल्व नहीं हो रही है, फैक्टर सर्विसेज एंड गुड्स एंड सर्विसेज इन्वॉल्व है। मनी फ्लो कहाँ है? जहाँ पे फैक्टर पेमेंट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज हो रहा है। तो आपने दोनों को देना है। एक वर्ड आता है बहुत सारे बार क्वेश्चंस में, क्रिटिकली एग्जामिन। क्रिटिकली एग्जामिन जब भी क्वेश्चन आ जाता है तो क्रिटिकली एग्जामिन का मतलब क्या हुआ कि आपने पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों देने हैं और उसके बाद फाइनल कंक्लूजन देना है। ठीक है, तो कभी भी क्रिटिकली एग्जामिन में ये मत देना कि उसके सिर्फ नेगेटिव या पॉजिटिव देख के छोड़ दो, दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है। ठीक है, ये पॉइंट्स क्लियर हो गए। ये वो एम्बेसी वाला बोला, अगर जापान में इंडियन एम्बेसी है उसमें कोई भी वर्क कर रहा है तो कैलकुलेट होगा, नेशनल इनकम में आएगा, मतलब फैक्टर इनकम टू अब्रॉड हो गया ना, वो हमारा कम होगा ना। डोमेस्टिक इनकम हम तो पे कर रहे हैं, हमारा तो एक्सपेंडिचर रह रहा है वो। हाँ, प्राइस इंडेक्स भी कहते हैं। अब बात आती है कि अभी जो तुम्हारे रिसेंटली एग्जाम हुए हैं उसमें एमसीक्यूज में हमारे नंबर ज्यादा कट रहे हैं। एमसीक्यूज में 2 तरीके हैं।
एक तो क्वेश्चन पूरा पढ़ो, उसकी सारी ऑप्शंस पढ़ो और फिर मार्क करो समझ के कि कौन सी ऑप्शन सही है, तो आप उस ऑप्शन को मार्क कर दो। दैट इज वन वे, दिस इज द बेस्ट वे। ठीक है। दूसरा, हमें सही आंसर नहीं पता बट हमें गलत तो पता है कि ये तो पक्का नहीं है। केबीसी, एलिमिनेशन मेथड, आप उसमें ये देख लो कि उन 4 में से ये 2 नहीं है, तो बाकी 2 में चॉइस करना इजी हो जाता है। ठीक है। सबसे बड़ी गलती जो बच्चे करते हैं जिसकी वजह से एमसीक्यू गलत होते हैं, सबसे बड़ी गलती वो ये है कि बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन पढ़ा, ऑप्शंस नहीं पढ़ी, क्वेश्चन पढ़ के बड़े कॉन्फिडेंट, ओ इसका आंसर तुम्हें पता है, और उन्होंने आंसर मार्क कर दिया। जबकि उस क्वेश्चन में बहुत ध्यान से पढ़ने वाली चीज होती है, नॉट इंक्लूडेड, इंक्लूडेड, एक्सेप्ट, ये वर्ड्स बड़े इंपॉर्टेंट है और ये वर्ड्स स्किप हो जाते हैं। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम एक्सेप्ट, दोनों क्वेश्चन एक ही हो गए ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम एक्सेप्ट, दोनों सेम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, पूछने का तरीका अलग है। गलती क्या की, पहले वाले का तो आंसर सही दे देंगे क्योंकि स्ट्रेट पूछ लिया, दूसरे वाले में विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड, पहली ऑप्शन ही ओहो टिक, एक्सेप्ट पढ़ा ही नहीं, एंड तक पढ़ने का वो अटेंशन स्पैन वाली जो आजकल कहते हैं ना कि ये रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स की वजह से अटेंशन स्पैन बहुत कम हो गया है, ये वही प्रॉब्लम है कि हमें एमसीक्यूज पसंद भी इसलिए आते हैं क्योंकि हमारा उसमें अटेंशन स्पैन कम लगता है। लेकिन अब एमसीक्यूज के भी शॉर्टर वर्जन आपको ये चाहिए कि वो भी पूरा पढ़ने में आपको लगता है 4 ऑप्शन कौन पढ़े, तो एक वो भी प्रॉब्लम है। तो एमसीक्यूज को सही करने के लिए हमारा कॉन्सेप्ट का स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है। दिस इज द रीजन कि कोई भी जो हाई प्रोफेशनल एग्जाम्स हैं, चाहे वो कैट का एग्जाम हो, ACCA या कोई भी बड़े एग्जाम, सिविल सर्विसेज एंड, हमेशा एमसीक्यूज को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है। क्यों? क्योंकि जैसे ही एमसीक्यूज इंट्रोड्यूस हो जाते हैं वैसे ही आप लोगों के कॉन्सेप्ट पे ज्यादा फोकस आ जाता है। क्योंकि देखो ना, एक क्वेश्चन 3 नंबर का है तो उसमें एक चीज पूछ लेंगे, जीडीपी इज अ गुड इंडिकेटर ऑफ वेलफेयर और नॉट, एक्सप्लेन। 3 नंबर का एक क्वेश्चन पूछ लिया, आपने 3 नंबर का आंसर लिख दिया। बट अब अगर उन्हें 3 क्वेश्चंस पूछने हैं तो एक असर्शन रीजनिंग में जीडीपी वेलफेयर का पूछ लेंगे, दूसरे में हो सकता है डिफ्लेटर पूछ लें, तीसरे में हो सकता है वो एग्रीगेट्स का कुछ पूछ लें। यानी कि एक ही चैप्टर से 3 क्वेश्चंस निकल कर वो पूछ सकते हैं, जबकि सब्जेक्टिव में एक ही क्वेश्चन होगा। हम लोग जब पढ़ते थे हमारे में एमसीक्यूज होते ही नहीं थे, हमारे में सारा ही सब्जेक्टिव होता था पेपर, कोई ट्रू फॉल्स, कोई ऑब्जेक्टिव, कुछ नहीं होता था। बट आज हर चीज में होने लगा है। उसका रीजन यही है कि आज कॉन्सेप्ट पे ज्यादा वर्क करने लग गए हैं। वही ना, कंपटीशन बढ़ता जा रहा है जैसे जैसे टाइम, तुम लोगों के और 10-15 साल बाद और चीजें एक्सपैंड हो जाएंगे, कुछ और आ जाएगा। ठीक है ना। तो एमसीक्यूज के लिए पहला काम, सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, इस चीज पे फोकस करो कि हमेशा टाइम बाउंड होके 1 मिनट 1 एमसीक्यू को देना है। ठीक है। कोई भी एमसीक्यूज के लिस्ट उठा लो और एक साथ 30 मिनट्स, मैं यही कह ही नहीं रही कि बहुत सारा लो, सिर्फ 30 मिनट्स का स्पैन लो, 30 क्वेश्चंस। तुम लोग ये सोचते हो हमने 30 मिनट्स के क्वेश्चंस 10 मिनट में कर लिए तो हमारे बहुत अच्छे हो गए, फिर उसमें से गलत निकले। और एक बच्चा है जो बिल्कुल 25 मिनट तक लगा हुआ है और हम उसका मजाक बना रहे हैं, पागल 50 मिनट तक क्या है, इसमें तो टिक्के लगाने ही तो हैं। वो टिक्के लगाने के तो सोचना पड़ेगा, 4 बार ऑप्शंस पढ़ो, क्वेश्चन को पढ़ो, तरीके से पढ़ो, पूरी इज्जत के साथ पढ़ो। क्योंकि ऐसा तो कुछ है नहीं कि आपने 10 मिनट में कर लिया तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलने वाले हैं भाई। या तो ये प्रोविजन है कि इतने टाइम में जो कर लेगा उसको 5 नंबर फालतू मिलेंगे, तब तो लॉजिक समझ में आता भी है। तो हम ऐसा स्टेप उठाएं क्यों? दूसरी बात, एमसीक्यूज में जब आप ऑप्शंस लिखते हो ABCD, तो उसके आगे का कंटेंट लिखना जरूरी है। क्योंकि अगर किसी भी रीजन से आपने कोई एक आइटम, मान लो ऑप्शन गलत लिख दिया, आगे का सही है, स्कूल में या हम लोग नंबर नहीं देते ताकि आप सही लिखें, बट बोर्ड्स बहुत लीनियंट चेकिंग पे रहता है। CBSE जो तुम लोग देने के लिए तैयार कर रहे हो, CBSE बोर्ड इज द सिंपलेस्ट बोर्ड इन इंडिया। इससे आसान बोर्ड कोई है नहीं। यू आर ऑन द सिंपलेस्ट बोर्ड ऑफ इंडिया।
ये बोर्ड सिर्फ ये चाहता है कि मैक्सिमम बच्चे पास हो, वो नंबर बांटते हैं, ठीक है। तो जब आप ऐसे बोर्ड में हो जो नंबर बांटते हैं, तब भी आप नहीं कलेक्ट कर पाओ। इसीलिए सीबीएसई बच्चे जब इतने सीबीएसई तो आ गए, अच्छी बात है, आईसीएसई में लाके दिखा दो तुम 90% मार्क्स, कोई ले आएगा ना तो कहेंगे भाई आईसीएसई में तुम्हारे 90 आ गए, आईजीसीएसई में तुम्हारे इतना आ गया। उनमें मुश्किल है, उनका पूरा फोकस चेकिंग के समय रहता है कहाँ नंबर कट रहे हैं। सीबीएसई इज द सिंपलेस्ट बोर्ड, इसीलिए सीबीएसई के बच्चों को आगे बड़े हार्ड कंपटीशन फेस करना पड़ता है, क्योंकि आप लोगों को आदत ही नहीं होती है। आप लोगों ने एक्चुअली में देखा ही नहीं अभी तक कंपटीशन क्या है, आपको समझ में ही नहीं आता है अभी। और सीबीएसई का स्कोर तो वैलिड होता ही है, कितना भी सीयूईटी आ जाए, कितना भी कुछ आ जाए, आपके सीवीज में सीबीएसई का स्कोर लिखा जाएगा, तो यू आर ऑन द सिंपलेस्ट बोर्ड एंड यू कैन स्कोर गुड मार्क। आपके ऊपर है कि आप इस अपॉर्चुनिटी को यूज करते हो कि नहीं करते हो। और अभी भी इतना टाइम है कि अभी तक भी अगर किसी ने कुछ नहीं किया ना, तो अभी भी इतना टाइम है कि तुम चाहो तो तुम आज भी 90s 95 मार्क्स स्कोर ले सकते हो। मैं नाम गिनाना शुरू करूं तो हर बैच के 80% बच्चे ऐसे ही होते हैं, तो तुम अनोखे तो हो ही नहीं। ऐसे ही उन पे भी चीखना पड़ता है, उनको भी इतना ही डांटना पड़ता है, बस सबका स्पैन अलग अलग होता है, किसी को अक्टूबर में, किसी को नवंबर में, किसी को दिसंबर में, सबका टाइमिंग अलग अलग होती है। बस बात इतनी सी है। तुम लोगों को मैंने थोड़ा सा लेट डांट दिया, मेरी कोशिश रहती है सितंबर में तुम्हें इतना कर दूं कि तुम लोग पढ़ने के मूड में आ जाओ। सो जब भी क्वेश्चंस करो तो टाइम बाउंड होके करो। अब से लेकर ये रूल बना लो, हम कोई भी सब्जेक्ट पढ़ेंगे, हम अपनी सिटिंग को टाइम बाउंड होके बैठेंगे। बिना टाइम बाउंड हुए हम नहीं पढ़ाई करेंगे, तभी सिटिंग स्टैमिना बढ़ेगा। आपको अपना सिटिंग स्टैमिना 4 आवर्स का बनाना है। तो लाइक, शेयर एंड प्रेस द बेल बटन फॉर गेटिंग योर नोटिफिकेशंस एंड कमेंट, ठीक है। थैंक यू।